जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं जो लेखपाल के जो पदों पर भर्ती होने वाली है 9640 पदों पर। इसके बारे में इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या चीज़ है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप कुछ भी नहीं जानते यूपी लेखपाल के बारे में, सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर कोई डाउट रहता है आपके लिए इससे संबंधित तो प्लीज़ आपको हल्का सा कमेंट कर देना कि भाई ये मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं आपके लिए वहीं पर जवाब देने की कोशिश करूंगा या तो कोई वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले अब 9640 नायब तहसीलदारों और लेखपालों की भर्ती जल्द, यहाँ पे लिखा हुआ है। और राज्य सरकार जमीन से जुड़े मामलों में लोगों को राहत देने के लिए राजस्व विभाग में खाली पदों को जल्द भरने जा रही है। नायब तहसीलदार, लेखपाल और राजस्व लिपिक के 9640 पदों पर भर्तियां करने के लिए संबोधित आयोगों को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। इसमें लेखपाल के सर्वाधिक 7531 पदों पर भर्ती होने वाली है। जो लेखपाल होते हैं इसमें 7531 पदों पर भर्ती होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि रिक्त पदों को अभियाचन चलाकर भरा जाए। नायब तहसीलदार के 1234 पद हैं, इनमें 353 खाली हैं। इनके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। और लेखपाल के 30,837 पद हैं। लेखपाल के 30,837 पद हैं, इनमें 7,531 को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। इतने पद हैं जिनमें कितने 7,531 पदों को भरा जाएगा, मतलब कि 30,000 पद खाली हैं। ठीक है। और राजस्व लेखपाल के 10,406 पद हैं, जिनमें 4,996 पद रिक्त हैं। इनमें 2,938 पद पदोन्नति और 1,756 सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पदोन्नति वाले पदों को भरने के लिए राजस्व परिषद स्तर से कार्यवाही शुरू की गई है। राजस्व परिषद ने संबंधित आयोगों को भर्ती प्रस्ताव भेजने के साथ अनुरोध किया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। ये आपका ये रहा लेखपाल से संबंधित। ठीक है। अब लेखपाल का जो सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो सब क्या होता है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। और जो नोटिफिकेशन है ये कब तक जारी होने की संभावना है, ठीक है, ये सब बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपके लिए NTPC का बताया था कि ये एग्ज़ाम अब तक हो सकता है, मैंने बताया था 5 जून से लेकर के 15 जून तक बताया था। ठीक है। तो वही हुआ, 5 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, RRB NTPC का। और लेखपाल और जो मैंने कटाफे बताए हैं कुछ वीडियो में, उतनी ही कटाफ गई है, सिर्फ थोड़ा ही अंतर रहा है, नॉर्मलाइजेशन का अंतर रहा है। सिर्फ जिन एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है उनमें ही अंतर रहा है। हालांकि अब सभी एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है। तो वही नॉर्मलाइजेशन का अंतर रह जाता है, बाकी जो सटीक कटाफ बताते हैं वही बैठती है। ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन आवेदन आपकी जब फिल किए जाएंगे, अगर आप अनारक्षित से हैं, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपसे 25 रुपये लिए जाएंगे। और OBC से हैं तो भी आपसे 25 रुपये लिए, अगर मतलब कि कहना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यूपी लेखपाल में फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके लिए 25 रुपये सरकार को देने होंगे। उन्होंने ऐसा क्या रखा है। और आगे देखते हैं, और किसके माध्यम से देने होंगे। क्रेडिट कार्ड है आपके पास या डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब यूज करते हैं तो उनसे आप फीस कटवा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मतलब कि जो भर्ती होने वाली है आपकी UP PET जो चल रहा है, इसके जो बच्चा PET देगा वो वही इस लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएगा। ठीक है। और फिर उनके लिए जो PET के अंक से आपके लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है। और आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। देखिए अगर मैं आपके लिए थोड़ी अनिवार्यता बताऊं, अनिवार्यता राजस्व परिषद मतलब कि जो लेखपाल का पद है उसके लिए आपके लिए कोई अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब कि आपका इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना अनिवार्य है। और आपके लिए बता दूं, अन्य बातों को समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान
दिया जाएगा जिससे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये अर्हताएँ हैं, ठीक है। और आयु सीमा, अगर आप लेखपाल में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपकी जो आयु होगी वह आपकी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तथा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती आयु सीमा 10वां संशोधन जो नियमावली 2012 के अनुसार अधिकतम आयु 40 वर्ष की होगी। मतलब कि जो आपकी लेखपाल में फॉर्म अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो आपकी आयु वो है 18 से 40 वर्ष के बीच में होना आवश्यक है, ठीक है। और आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही आपके लिए बताऊंगा मैं। और कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनिवार्य होगी। जो खिलाड़ी हैं कुशल खिलाड़ी, उनके लिए अगर आप वही लेखपाल में जाना चाहते हैं तो उनके लिए 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, ठीक है। और आगे देखते हैं विकलांगजनों के लिए जो है कितनी 15 वर्ष की छूट अनिवार्य होगी, जो विकलांग हैं उनके लिए। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की छूट शर्त के अनुसार अनुमान्य होगी। आपके लिए पता चल गया को जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट है, और जो विकलांगजन को उत्तर प्रदेश में हैं उनके लिए 15 वर्ष की छूट दी गई है, दी जाएगी मतलब कि। और आगे देखते हैं, अगर मैं थोड़ा आरक्षण की बात करूं, आरक्षण देखिए, चयन का आधार किसके ऊपर का, लिखित परीक्षा के अनुसार होगा। विज्ञप्ति पदों पर चयन भर्ती सीधी रीति या प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना जो उन्होंने दे रखा है 2017 का, जो उन्होंने दे रखा है, लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी, ठीक है। कार्मिक विभाग के शासनादेश जो उन्होंने दे रखा है उसी के आधार पर की जाएगी। अगर मैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की बात करूं, ठीक है, पाठ्यक्रम की बात करूं, कैसा क्या है इसका। लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन एवं पाठ्यक्रम, देखिए क्या चीज़ है। आपके लिए लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, इसमें क्या रखा है, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 प्रश्न होंगे आपकी इस परीक्षा में। और इन 100 प्रश्नों को करने के लिए आपके लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा प्रश्न में वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मतलब कि जो लेखपाल की आपकी परीक्षा होने वाली है यह आपकी एक प्रश्न 1 अंक का होगा, जो कि 100 अंकों की परीक्षा होने वाली है आपकी। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर मैं परीक्षा योजना की बात करूँ, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ग्राम्य समाज एवं विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं हिंदी की, एकदम डिटेल में एनालाइज करूंगा अभी मैं आपके लिए। हिंदी की बात करूं, अब मैं हिंदी की अगर मैं बात करूं, इसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 25 गणित के होंगे, 25 सामान्य ज्ञान के होंगे, ग्राम समाज एवं विकास के 25 क्वेश्चन होंगे। अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूँ, टोटल 100 क्वेश्चन आपके इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, अगर मैं थोड़ा नोटिफिकेशन की बात करूँ, अगर मैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है कब तक आने की संभावना है। देखिए, जब तक आपका जो पीईटी नहीं होगा ना, हो सकता है कि जो पीईटी है ये वाला जो पीईटी होगा, जो अभी चल रहा है पीईटी, ठीक है, 2025 वाला, इसके रिजल्ट के बाद ही अगर हुआ तो इसके रिजल्ट, इसका जो एग्ज़ाम होगा ना पीईटी वाला, इसके तुरंत बाद आपके लिए देखने के लिए मिल सकता है। इसके तुरंत बाद देख लेना, जब इसका एग्ज़ाम होगा ना इसके तुरंत बाद देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसी जो पीईटी जो 2025 से ही यह लेखपाल की भर्ती निकाली जाए, ठीक है, फिर इसी से ही आपके लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है, ठीक है। अब जो पीईटी का जो एग्ज़ाम होगा ये कब तक हो सकता है, मेरे ख्याल से नवंबर के समथिंग, मैंने देखा नहीं अभी तक, नवंबर के समथिंग आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, मतलब कि पहले भी हो सकता है। तो जो पीईटी है इसी के अनुरूप हो सकता है आपका, ठीक है, इसी के हो सकता है पीईटी 2025 के, इसी के बाद जब आप पीईटी 2025 देंगे इसके तुरंत बाद हो सकता है आपके लिए नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। हालांकि इन्होंने क्या रखा है कि जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया, मतलब कि रिक्त पदों को भरा जाए, जो भी खाली हैं इन्होंने 40 पद बताए मेरे ख्याल से, ठीक है, इनको भरा जाए, उन्होंने ऐसा कह रखा है। 9640 जो पद हैं उन्होंने कह रखा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो इस पीईटी का जो एग्ज़ाम होगा ना, इसके तुरंत बाद आपके लिए नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है
पहले भी देखने को मिले। ठीक है, हो सकता है कि जो पीईटी का एडमिट कार्ड है और उधर आपका यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। उन्होंने 3 वर्ष की छूट भी दे दी है पीईटी में, ऐसा उन्होंने सुनने में आया है। हालांकि क्या होता है, जैसे ही कोई अपडेट आती है आपके लिए तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए पता चल गया। तो उसमें 2 घंटे का समय होता है, 100 क्वेश्चन आपके लिए 2 घंटे में करने होते हैं, मतलब कि 120 मिनट में आपके लिए करने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पाठ्यक्रम। अगर हाँ नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ, उपयुक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने हैं, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक का, मतलब कि 1/4 की आपकी इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। पाठ्यक्रम की बात करूं कहाँ कहाँ से आपके इस परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है आप इसके लेखपाल भर्ती की तैयारी में मत रहिएगा, हो सकता है कि कोशिश कीजिए कि आप अपने सिलेबस को पहले कवर करें, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इसे अच्छे से तैयार कर लें, जिससे कि आप जब मॉक टेस्ट लगाएं थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ ये अब मैं कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है क्या रहने वाला है। देखिए सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है क्या रहने वाला है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इसमें। सामान्य हिंदी, यहाँ से देखिए समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पर्यायवाची हैं पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तत्सम एवं तद्भव से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो संधियाँ होती हैं ना, जैसे गुण संधि, यड़ संधि, अयाति संधि, ये सभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलोम शब्द, तत्सम, तत्शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण और लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित पदांश पर आधारित प्रश्न, मतलब कि कह सकते हैं जो आपका कह सकते हैं यूपी पुलिस का जो सिलेबस होता है, कह सकते हैं सेम, लगभग थोड़ा ही अंतर रहता है, लगभग 5-6% का अंतर रहता है। बाकी आपका वही सिलेबस है आपका हिंदी का। ठीक है, वही सिलेबस हिंदी का वही है। ठीक है, और देखते हैं ये आपका हिंदी का सिलेबस रहा, तो इससे आपके 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और अगर मैं मैथ की बात करूँ, मैथ की अंकगणितीय एवं सांख्यिकी, देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संख्या पद्धति, मतलब कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रतिशतता मतलब कि परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सरणियन और संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्यिका एवं बहुलक। यहाँ से आपके अंकगणितीय एवं सांख्यिकी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक में। और बीजगणित में देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवं उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रेखा गणित में अगर मैं बात करूँ, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, यहाँ से आपके रेखा गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपके रेखा गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए बीजगणित, रेखा गणित, ये सभी आपको पता चल गया होगा कि मैथ का सिलेबस कहाँ कहाँ से है। आप इनको एक बार अपने कमरे में सजा लीजिए, इन्हें निकाल करके, जो आप कवर करते जाएँ उस पर टिक लगाते जाइएगा। ठीक है, और उसका साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। देखिए, और अभी से तैयारी में लग जाइएगा। हालांकि आप नोटिफिकेशन के इंतजार में मत रहिए, जिससे कि आप ऐसा कर लीजिए अपने आप को, जब सब तैयारी में लगे हों नोटिफिकेशन के तौर पर। अक्सर कर होता है कि सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, और आप अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर लीजिए कि जब नोटिफिकेशन आए सब लोग तैयारी कर रहे हों और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हों। ठीक है, ऐसा प्रिपेयर कर लेना अपने आप के लिए। ठीक है, तभी संभव है, वैसे संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए यही रिकमेंड करूँगा कि आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइएगा। देखिए सामान्य ज्ञान का कैसा क्या चीज़ है सिलेबस। देखिए सामान्य ज्ञान में मतलब कि पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब कि जो करंट अफेयर्स है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या और सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रक्षेपण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध की जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। और भारत के इतिहास के अंतर्गत क्या चीज़ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के। एक बार आप इनके लिए एक बार अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। अगर आपको इसका डिटेल में सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए अपनी भाषा में लिख के आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बस कमेंट कर देना हल्का सा कि भैया इसका जो डिटेल सिलेबस है वो प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए, और विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल विषयों की सामान्य जानकारी पर की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, जनकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। मतलब कि आपके यूपी जीके का जो भूगोल है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और कंप्यूटर से प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी इस लेखपाल की परीक्षा में 2025 में। जो रिक्त पद हैं आपके 9640 पद, इनमें पूछे जाएंगे। ठीक है, हालांकि कोई बदलाव देखने के लिए मिलता है आपके लिए तुरंत सूचित कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से और या वीडियो के माध्यम से। देखिए और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम समाज एवं विकास। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैसे। ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम और ग्राम्य विकास योजना एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ और ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए नोटिफिकेशन मैंने बताया ना आपके लिए, हो सकता है सितंबर में देखने के लिए मिल जाए नोटिफिकेशन, सितंबर में। ठीक है, सितंबर लास्ट तक देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसलिए अपने आप को तैयारी करते रहिएगा। हो सकता है सितंबर से पहले भी देखने के लिए मिल जाए, हालांकि सितंबर तक आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट्स है एक चीज़। यदि विज्ञप्ति पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होती तो आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष जो पीईटी था के आधार पर, मैंने बताया ना पीईटी, अगर आप यूपी लेखपाल की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपने यूपी SSSC जो पैट का एग्ज़ाम है वो दिया होना आवश्यक है। ठीक है, वो दिया होना आवश्यक है, नहीं तो आपके लिए शायद आप इस परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। ठीक है, यूपी लेखपाल की परीक्षा देने से आप वंचित हो सकते हैं, तो कोशिश करिए। अभी पीईटी के फॉर्म चल रहे हैं, इसे भी आप जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, और मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा का एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है। तो यदि परीक्षा में एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि अगर अभ्यर्थियों की जो फॉर्म फिलअप करने वालों की संख्या या एग्ज़ाम देने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, और ऐसा संभव नहीं होता है कि आपका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हो जाए, ठीक है, या एक ही दिन हो जाए, अगर ऐसा नहीं होता है और आपका एग्ज़ाम कई शिफ्टों में होता है या कई दिनों में होता है, तो हो सकता है जो आयोग जो है आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू करेगा। अगर आपके लिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है यूपी लेखपाल में, अगर आपको इसका डिटेल में वीडियो चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हल्का सा कमेंट कर देना है, मैं आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा इसकी सूचना।
ठीक है, वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, बस आपको हल्का कमेंट। मैं थोड़ा आपके लिए थोड़ा अंदाज़ा दे दूँ। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जब एग्ज़ाम कई शिफ्टों में होता है तो देखने के लिए मिलता है, किसी का एग्ज़ाम हार्ड आता है देखने के लिए, किसी की शिफ्ट हार्ड आ जाती है, किसी की बिल्कुल ईजी आ जाती है। ठीक है, तो उन शिफ्टों के एवरेज मार्क्स को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हालांकि थोड़ा सा ओवरव्यू है, अगर आपको डिटेल में एनालाइज चाहिए ना तो प्लीज़ आपको हल्का सा कमेंट कर देना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मैं वादा करता हूँ जब तक आपके साथ मैं बना रहूँगा, जब तक कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। कोई भी भर्ती सही, ठीक है, चाहे लेखपाल सही, यूपी लेखपाल, यूपी की कोई भी भर्ती सही, चाहे डिफेंस की कोई भी सही, ठीक है। और आगे देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए अभी सूचित कर देता हूँ इसमें मैं। देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट होगी मैं आपके लिए अभी बताता हूँ। देखिए, अभ्यर्थी के अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, हो सकता है, कोशिश कीजिए कि आपका जो यूपी त्रिपल एस पैट 2025 चल रहा है, इसके फॉर्म सभी लोग फिल कर दीजिए। 185 रुपये फ़ीस है शायद। ठीक है, कोशिश कीजिए कि सभी लोग फिल कर दें। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। मतलब कि जो आपकी जन्मतिथि है, जन्मतिथि वही मान्य होगी जो आपकी हाई स्कूल में जन्मतिथि जो दी है, हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसमें जन्मतिथि दी है। अगर सभी डॉक्यूमेंट में वही आपकी जन्मतिथि होना अनिवार्य है। ठीक है, वही होना अनिवार्य है, उसके साथ अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये एफिडेविट बना लें, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है वह आपके लिए थोड़े बता दूं। देखिए, अगर कोई भी कैंडिडेट अपना मिथ्या मतलब कि कोई झूठी सूचना देता है, मिथ्या मतलब कि झूठी सूचना देता है या गलत सूचना देता है, तो उसको अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थन उसका क्या चीज़ निरस्त कर दिया जाएगा। मिथ्या मतलब कि झूठा, कोई झूठा साक्ष्य देता है अगर वह फॉर्म फिलअप करते समय, तो उसकी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। आपको इसमें तो ध्यान रखिएगा कि आपके इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर इन्होंने जो दे रखा था, इस पर आप समस्या प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, हालांकि अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपके लिए दूसरा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए, आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं, अतः सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबंधित सभी सूचना हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें। ठीक है, हालांकि सभी लोग वेबसाइट को देखते रहें, और बाकी कोई भी अपडेट आती है इससे पहले तो मैं भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे या वीडियो के माध्यम से। करने अगर आप चाहेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो आपको क्या है, इस चैनल को थोड़ा सा हल्का सा काम करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो ये था आपका जो नोटिफिकेशन है, मेरे अकॉर्डिंग लगभग सितंबर में देखने के लिए मिल सकता है। आपका जो यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन है, हो सकता है यूपी एफआई का सुनने में आ रहा है कि 4-5 दिन में 20 मई तक, 20 या 25 मई तक आपका जो यूपी एफआई का नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल सकता है। सुनने में आया था जो आयोग ने बताया था कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, लेकिन अभी तक अंतिम सप्ताह क्या, आज आधा महीना हो गया मई का, अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं। ठीक है, हालांकि कोई अपडेट रहती है आपके लिए तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।